नमस्कार। अब तो हम धीरे धीरे उस माह, उस दौर और उस पड़ाव पे पहुंचने वाले हैं जहां से बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे एग्जाम मिलेंगे हमें कंसल्ट करने के लिए, एग्जाम मिलेंगे हमें आ, देने के लिए। अगर आपने टीजीटी पीजीटी का आवेदन किया होगा तो उसकी भी संभावित डेट आने वाली है, और साथ ही साथ जो है आरओ एआरओ है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं। इन सारी परीक्षाओं की तिथि बहुत जल्दी आपके सामने होगी, और इसी बीच हम आज अपने उस सेशन पर चर्चा करेंगे जो जिसे लेके हम चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने उस सेशन पर। सेशन पर चलने से पहले निवेदन करेंगे कि आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपने सेशन पर। आज का जो सेशन होगा वो है बहुत ही अच्छा टॉपिक कह लें, हम इसको बढ़िया टॉपिक कह लें। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे परीक्षण हैं जिनके आधार पर ये पता लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति की आईक्यू कैसी है, कौन सा व्यक्ति किस आईक्यू का है, और कौन सा ऐसा मापन है, कौन सा ऐसा परीक्षण है जो ये हमको बताएगा कि व्यक्ति की आईक्यू कैसे निकाली जाती है, आईक्यू क्या होता है, बुद्धिलब्धि क्या होता है, बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, कैसे हम व्यक्ति के बुद्धि की जांच करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बुद्धि परीक्षण से पहले थोड़ा सा जान लें हम, चीजें मिस कर गई थी, रह गया था। बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, है ना। ये जो इंटेलिजेंस है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है, प्राय बुद्धि के प्रकार हैं। यह अगर देखा जाए तो मुख्यतः जो बुद्धि के प्रकार हैं उसे 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग है। पहले वर्ग को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं, दूसरे वर्ग को अमूर्त बुद्धि कहते हैं और तीसरे वर्ग को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये बुद्धि के कुल 3 वर्ग बताए गए हैं, 3 प्रकार बताए गए हैं। मूर्त बुद्धि यानी कॉन्सेप्ट इंटेलिजेंस है। मूर्त बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व की ज्ञान प्राप्त करता है। यानी मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से कोई वस्तु हमारे सामने हो और हम उसके बारे में, उसके गुणधर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी क्या है, मूर्त बुद्धि। ठीक है, यानी इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कुशल इंजीनियर, कुशल व्यापारी या कुशल कारीगर आदि बनता है। यानी जो कुशल इंजीनियर है, व्यापारी है, कारीगर है, प्राय उनके पास मूर्त बुद्धि होती है। दूसरी बात हम कर लें अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धि की सहायता से व्यक्ति शाब्दिक और आंकिक तथा प्रतीकात्मक संबंधों को समझता है। जिस व्यक्ति में ये बुद्धि अधिक होती है वह व्यक्ति अमूर्त चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ कलाकार यानी कलाकार, पेंटर या गणितज्ञ बनता है। अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जो अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करती है, यानी कोई वस्तु अप्रत्यक्ष रूप से हमारे नजरों के सामने विद्यमान हो, हमारे मस्तिष्क में हो, हम कहीं चर्चा करते हो और वस्तु हमारे सामने ना हो, फिर भी हम उसकी रूपरेखा दे दें, डिजाइन दे दें, तो प्राय ये क्या है, ये अमूर्त बुद्धि कहलाती है। यानी हम कलाकार हो सकते हैं, पेंटर हो सकते हैं, या कोई मैथमेटिक्स के अच्छे जानकार हो सकते हैं, गणितज्ञ हो सकते हैं, तो प्राय हमारे पास अमूर्त बुद्धि होती है। तीसरी बुद्धि आती है सामाजिक बुद्धि, यानी सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक संबंधों, सामाजिक कौशलों को सीखता है और जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार, दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। तो सामाजिक बुद्धि यानी समाज के साथ आपका कितना बढ़िया अटैचमेंट है, कितना बढ़िया संबंध है, कितना बढ़िया लगाव है, ये सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत देखा जाता है। जैसे कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या कोई समाज सेवी हो, तो ये क्या है, ये प्राय जो है सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वर्णन साहब आते हैं। वर्णन के अनुसार बुद्धि के रूप हम देख लेते हैं, बस
लास्ट है ये शायद। वर्णन ने बुद्धि को संप्रत्यय को स्पष्ट करते हुए बुद्धि के 3 रूप इन्होंने भी बताए हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला है जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि, यानी जेनेटिक कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि यानी पूर्ण रूप से वंशानुगत होती है। इस रूप में बुद्धि व्यक्ति का एक आनुवंशिक गुण है, जो विद्वानों ने बुद्धि के इस रूप को जीनोटाइप बुद्धि, यानी इसे क्या कहते हैं? जीनोटाइप बुद्धि। भैया ये इंपॉर्टेंट है, वर्णन की है जीनोटाइप बुद्धि क्या होती है, ठीक है। तो जीनोटाइप बुद्धि को हम प्रायः जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि कहते हैं। जीनोटाइप बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, समर्थक कौन है? तो प्रायः कौन है? वो वर्णन साहब है, ठीक है। जीनोटाइप बुद्धि किसने दिया था? वर्णन ने दिया था, ठीक। इसे बुद्धि का ए रूप भी कहते हैं, यानी बुद्धि का ए रूप, बी रूप, सी रूप, ठीक है। तो बुद्धि का ए रूप जो है ये किसका है? वो जननिक क्षमता भी कहते हैं उसको जीनोटाइप भी कहते हैं। ये वर्णन साहब की है, ठीक। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये तो जननिक क्षमता के आधार पर है। दूसरा है प्रेक्षित व्यवहार के आधार पर, ठीक है। प्रेक्षित व्यवहार के आधार पर बुद्धि, यानी प्रेक्षित व्यवहार के रूप में क्या होता है? यह बुद्धि का वह रूप है जो जीन्स और वातावरण की अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। इसी बुद्धि के कारण व्यक्ति को उस सीमा तक बुद्धिमान समझा जाता है जिस सीमा तक वह बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है, ठीक। इसे बी टाइप का बुद्धि कहते हैं और इसे फिनोटाइप का बुद्धि कहते हैं। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए। यानी जो वर्णन साहब की बुद्धि है उसे एक जीनोटाइप बुद्धि कहते हैं जननिक क्षमता के आधार पर। दूसरा फिनोटाइप बुद्धि कहते हैं जिसे प्रेक्षित व्यवहार के आधार पर देखा जाता है, ठीक। ए टाइप की बुद्धि यानी जीनोटाइप की बुद्धि, बी टाइप की बुद्धि यानी फिनोटाइप की बुद्धि, ठीक। तीसरा आता है परीक्षण प्राप्तांक के रूप में बुद्धि, यानी इस अर्थ में बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण बुद्धि को प्राप्तांक के रूप में मापता है, ठीक है। यानी प्राप्तांक के रूप में मापने की जो प्रक्रिया होती है वह परीक्षण प्राप्तांक की बुद्धि के रूप में कहा जाता है। यह जीन्स और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, ठीक है। अब इसे हम क्या कहते हैं? इसे सी टाइप की बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम सी टाइप की बुद्धि कहते हैं, यानी ये आपका सी टाइप की बुद्धि कहलाती है। दूसरी चीज कि ये जो बुद्धि है, यानी परीक्षण के आधार पर हम किसी व्यक्ति कि उसकी बुद्धिमत्ता का पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता कितनी है, इस व्यक्ति के पास बुद्धिलब्धि क्या है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे सी टाइप की बुद्धि कहते हैं, या इसे हम एक प्रकार से परीक्षण के आधार पर बुद्धि मानते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्णन साहब की थी, इंपॉर्टेंट है। वर्णन साहब की बुद्धि परीक्षण, बुद्धि के प्रकार, यानी ए टाइप बुद्धि, बी टाइप बुद्धि और सी टाइप बुद्धि। ए टाइप बुद्धि को जननिक परीक्षण बुद्धि कहते हैं, यानी जननिक क्षमता के रूप में बुद्धि कहते हैं। उसे जीनोटाइप कहते हैं, जननिक यानी जीनोटाइप, ए टाइप बुद्धि, ठीक। दूसरा फिनोटाइप बुद्धि, यानी फिनोटाइप बुद्धि क्या होता है? फिनोटाइप बुद्धि में प्रायः जो है व्यक्ति प्रेक्षित व्यवहार के रूप में बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है। उसे बी टाइप कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, और तीसरा जो आता है वो सी टाइप की बुद्धि कहलाता है, ठीक। अब देखिए हम बुद्धि के कुछ सिद्धांत की बात कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बुद्धि के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, यानी वन फैक्टर थियरीज, यूनिफैक्टर थियरीज। वन फैक्टर थियरीज क्या होता है? एक कारक सिद्धांत बिने साहब का है। किसका है? बिने साहब है। इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन और स्टर ने किया, ठीक है। ए टाइप की बुद्धि यानी एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने है। बिने ने एक टाइप की बुद्धि दिया था और टर्मन और स्टर्न ने इसे आगे बढ़ाया था। बुद्धि के एक अविभाज्य इकाई, यानी इनका मानना है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार
बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों और का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। यानी देखिए, एक कारक सिद्धांत क्या कहता है? एक कारक सिद्धांत के अनुसार यह एक अविभाज्य शक्ति है। बुद्धि एक अविभाज्य शक्ति है, ठीक है, जो हमारे समस्त प्रकार के कार्यों को और समस्त प्रकार के व्यवहारों को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करती है तथा हमारी एक मानसिक शक्ति के रूप में ये बुद्धि को देखी जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? एक कारक सिद्धांत कहते हैं। यानी किसी कार्य विशेष को संपन्न करते समय संपूर्ण बुद्धि एक समय में संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी संपूर्ण बुद्धियां एक होकर उस कार्य को संपन्न कराती हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उसी को हम एक कारक सिद्धांत के रूप में मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे, दूसरा द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थियरीज, यानी दो कारक सिद्धांत क्या है भैया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक आपके स्पीयरमैन साहब, ठीक, स्पीयरमैन साहब हैं इसके प्रतिपादक। इनके अनुसार बुद्धि में दो कारक होते हैं। देखिए, द्विकारक सिद्धांत का सिंपल सा मैटर है कि दो कारक सिद्धांत में दो फैक्टर होता है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता होती है और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता होती है। यानी सामान्य मानसिक योग्यता को जनरल एबिलिटी जी से संबोधित करते हैं और विशिष्ट मानसिक योग्यता को स्पेसिफिक एबिलिटीज यानी एस से संबोधित करते हैं। एक तो जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर का मतलब जनरल एबिलिटीज, जनरल बुद्धि, सामान्य बुद्धि। एस फैक्टर का मतलब होता है स्पेसिफिक एबिलिटीज यानी विशिष्ट बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि होती है वो सामान्य क्रियाओं के लिए वह उत्तरदायी होती है। यानी अगर हम कोई सामान्य कार्य करना चाहें और सामान्य कार्य को आसानी से कर लें तो ये हमारे पास सामान्य बुद्धि है, ठीक है। जैसे चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना टहलना, किसी व्यक्ति से बातचीत करना, किसी सामान्य समस्या का समाधान करना, तो ये जी फैक्टर के रूप में देखा जाता है, जनरल एबिलिटीज के रूप में देखा जाता है, सामान्य कारक के रूप में देखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि के रूप में मानते हैं, ठीक है। और एक विशिष्ट बुद्धि होती है। वह विशिष्ट बुद्धि यानी कोई विशेष कार्य करते हैं, जब हम कोई विशिष्ट प्रकार का कार्य करते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं या किसी विशेष प्रकार की समस्या का यदि समाधान हम करते हैं तो ये हमारी क्या कहलाती है? इसी को हम विशिष्ट बुद्धि कहते हैं, एस फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे एक तो जी फैक्टर होता है और एक होता है एस फैक्टर, ठीक है। एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी एक सामान्य बुद्धि और एस फैक्टर एक विशिष्ट या विशेष बुद्धि, ठीक। सीधा सीधा सब सामान्य बुद्धि सामान्य क्रियाओं के लिए उत्तरदायी है और विशिष्ट बुद्धि विशेष कार्यों के लिए उत्तरदायी है। जैसे नाचना, गाना या कोई यूनिक कार्य करना, कोई विशेष कार्य करना जो सभी लोगों के बस की ना हो, तो उसे हम एस फैक्टर के रूप में मानते हैं। देखिए, स्पीयरमैन साहब ने एक और बुद्धि को बताया था, यानी ये है ना स्पीयरमैन साहब का 1927 के अनुसार बुद्धि में जी फैक्टर के अतिरिक्त कुछ और कारक भी होते हैं जिसे सी फैक्टर के नाम से जाना जाता है और डब्ल्यू फैक्टर के नाम से जाना जाता है। यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर के अतिरिक्त उन्होंने तीसरा कारक भी स्वीकार किया था जिसे त्रिकारक सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए, स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत हैं, स्पीयरमैन के तीन कारक सिद्धांत है। पहले तो दो कारक सिद्धांत स्वीकार किया था, इसके बाद में सी फैक्टर को भी उन्होंने स्वीकार करके इसे तीन कारक सिद्धांत के रूप में भी दे दिया, ठीक है। अब इनका मानना है कि सी फैक्टर जिसका अर्थ विचार प्रक्रिया में गति और निष्क्रियता में मुक्ति है, ठीक है। जबकि डब्ल्यू फैक्टर क्या कहता है कि इच्छा शक्ति, आत्म नियंत्रण तथा संलग्नता से, ठीक। तो इस तरह से जो है हर व्यक्ति में प्रायः दो कारक के बाद तीसरा कारक भी होता है जिसको हम सी फैक्टर या डब्ल्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो स्पीयरमैन के दो कारक सिद्धांत के अलावा
तीन कारक सिद्धांत भी होता है, जिसको हम जो है तीन कारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत में अध्ययनों के आधार पर एक नया सिद्धांत हायरार्किकल थियरीज का प्रतिपादन किया, जिसका वर्णन आगे देखिए। हायरार्किकल थियरीज जिसको हम कह सकते हैं, ये पदानुक्रम हायरार्किकल थियरीज के नाम से भी जाना जाता है। ये किसका? ये स्पीयरमैन साहब का है। ठीक है, स्पीयरमैन साहब का हायरार्किकल थियरीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक, आगे हम बात कर लें प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरीज। सैंपलिंग थ्योरीज, प्रतिदर्श का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, प्रतिदर्श का सिद्धांत यानी इसके प्रतिपादन थॉमसन ने प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, सैंपलिंग थ्योरी दिया था। अब हम मोटा मोटी बता दें आपको, सैंपलिंग थ्योरी का मतलब क्या होता है? सैंपल लेना, यानी बहुत सारे खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें से किसी सैंपल का हम थोड़ा सा सैंपल ले लें। ठीक है, उसी को हम प्रतिदर्श कहते हैं। ये एक सिंपल है, एक मॉडल है, इसी को हम सैंपलिंग थियरीज के नाम से जानते हैं। जैसे बर्फी, मिठाई का ढेर सारा मिठाई रखी हो, उसमें से एक पीस ले लें हम और उसे लैब में भेज दें जांच के लिए। चावल का बोरी रखा हुआ है, उसमें से एक मुट्ठी चावल ले लें और उसको जांच के लिए भेज दें, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये सैंपलिंग थियरीज कहलाता है, प्रतिदर्श का सिद्धांत कहता है। ठीक, थॉमसन ने प्राय प्रतिदर्श सिद्धांत दिया था। थॉमसन ने अपने प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया था। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाइए कि जो स्पीयरमैन का दो कारक सिद्धांत था, उसके विरोध में प्राय जो है प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन ने दिया था। ठीक है, इस बात का उन्होंने तर्क दिया, थॉमसन ने इस बात का तर्क दिया कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। व्यक्ति का जो बौद्धिक व्यवहार होता है वो अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। यदि कोई एक बुद्धि परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रतिदर्श ही सामने आता है। इसी प्रकार यदि दूसरा परीक्षण भरवाया जाए तो बौद्धिक तत्वों का एक भिन्न प्रतिदर्श उस परीक्षण के सामने आएगा। भिन्न संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक परीक्षणों में जो धनात्मक सहसंबंध पाए जाते हैं वह विभिन्न प्रतिदर्शों के अथवा योग्यताओं के नमूनों की ओवरलैपिंग से स्पष्ट होते हैं थॉमसन के सिद्धांत को। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। पहले तो ये जानिए कि ये जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है, इनका मानना है कि व्यक्ति जो कार्य करता है, जैसे अगर हम कोई भी परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण भरें तो प्राय एक बुद्धि का परीक्षण भरते हैं तो उसमें एक विशिष्ट प्रतिदर्श हमारे सामने आता है जो उसकी सहायता करता है। फिर हम दूसरा कोई परीक्षण भरते हैं तो उसमें भी उस बौद्धिक तत्व का एक भिन्न, यानी पहले से भिन्न प्रतिदर्श कोई आता है जो उसकी सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये चीजें इनका है, ए है और ये बी है। ठीक, ये प्रतिदर्श सैंपलिंग की चीजें हैं, इसमें से भी हमने थोड़ा सा ले लिया और ये चीजें हैं। ठीक, इस आधार पर जो है व्यक्ति में सैंपलिंग थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे चलिए देखिए जी फैक्टर वगैरह इनका, यानी सीधे से मानना था कि कोई जी फैक्टर नहीं होता, कोई एस फैक्टर नहीं होता, कोई सी और डब्ल्यू फैक्टर नहीं होता, या कोई हायरार्किकल थियरीज नहीं होती है, क्योंकि सीधे ये कहते हैं कि ये प्रतिदर्श का सिद्धांत होता है, प्रतिदर्श होता है, उसी के आधार पर जो है व्यक्ति में बौद्धिक क्षमताओं का विकास पाया जाता है। अगला आता है हमारा थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, यानी ये समूह कारक सिद्धांत की बात की जा रही है। समूह कारक सिद्धांत क्या है? देखिए, इसके प्रतिपादक थर्स्टन साहब हैं। थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया था, ग्रुप फैक्टर दिया था। हम क्या नाम जानते हैं इसको? इसको हम ग्रुप फैक्टर थियरीज कहते हैं। थर्स्टन का यह सिद्धांत बुद्धि का एक महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन का नाम इस सिद्धांत के अतिरिक्त इसलिए भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने भाई क्या दिया था? फैक्टर एनालिसिस दिया था, यानी एक प्रकार से फैक्टर एनालिसिस, कारक विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। बुद्धि के कारक विश्लेषण का सिद्धांत अक्सर एग्जाम में मिलता है। बुद्धि के कारक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था?
तो कारक विश्लेषण का सिद्धांत थर्स्टन साहब ने दिया था। बुद्धि के फैक्टर एनालिसिस का सिद्धांत किसने दिया था? फैक्टर एनालिसिस या बुद्धि के कारक विश्लेषण का सिद्धांत तो थर्स्टन साहब ने कारक विश्लेषण का सिद्धांत दिया था। ये स्पष्ट हो गई, यानी फैक्टर एनालिसिस को आप याद रखिएगा। फैक्टर एनालिसिस कारक विश्लेषण का सिद्धांत किसका है? तो थर्स्टन का है। ठीक, दूसरी चीज कि थर्स्टन ने इस विधि की सहायता से बुद्धि के कुल समूह कारकों का पृथक्करण किया था। थर्स्टन ने यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय ख्याति का है। थर्स्टन ने जी और एस कारकों की उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने भी स्पीयरमैन के जी फैक्टर और एस फैक्टर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। इन कारकों के स्थान पर मानसिक संगठन के समूह कारकों को स्वीकार किया था। यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर की जगह पे उन्होंने एक समूह कारक को, ग्रुप फैक्टर को स्वीकार किया था कि ये मानसिक संगठनों का एक समूह फैक्टर होता है जो प्रायः सभी प्रकार के कार्यों में हमारी सहायता पहुंचाता है। ठीक है, अब देखिए, इनका मानना है कि व्यक्ति के पास, जैसे मान लीजिए कि परीक्षण वाचिक योग्यता और प्रत्यक्ष परक योग्यताओं से संबंधित है। चित्र में विभिन्न प्रकार परीक्षण, इसलिए ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्रुप फैक्टर है ये है क्या, हम इसकी बात, इनका मानना है, यानी थर्स्टन साहब का मानना है कि हमारे पास मानसिक योग्यताओं का एक संगठन, एक समूह, ठीक है, और उसी समूह का उन्होंने विश्लेषण किया था। ठीक, उस समूह का क्या किया था? विश्लेषण किया था, और विश्लेषण के आधार पर प्रायः जो है अपने जो बुद्धि है उसको कुल 7 वर्गों में विभक्त किया था। यानी जिसे हम क्या कहते हैं? कारक विश्लेषण कहते थे, फैक्टर एनालिसिस, और उसे कुल 7 मौलिक मानसिक क्षमताओं के रूप में रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कारक विश्लेषण का सिद्धांत, थर्स्टन का समूह कारक का सिद्धांत, या इसी को फैक्टर एनालिसिस का सिद्धांत कहते हैं। इसमें कई बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, दोस्त, बिल्कुल आप इसको याद रखिएगा कि फैक्टर एनालिसिस यानी कारक विश्लेषण का सिद्धांत में कुल कितने कारक हैं, या कुल मिला के 7 मौलिक कारक होते हैं, जिसमें सबसे पहले वाचिक योग्यता आती है, वर्बल एबिलिटीज आती है। वाचिक योग्यता वह योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति शाब्दिक विचारों को समझता है और उनका प्रयोग करता है। यानी वाचिक योग्यता पहला पॉइंट है, या पहला उनका मानसिक योग्यता क्या कहलाता है? वाचिक योग्यता। दूसरे को संख्यात्मक योग्यता कहते हैं, यानी अगर व्यक्ति संख्या का बोध, गणितीय बोध रखता है तो उसे हम संख्यात्मक योग्यता के रूप में मानते हैं। तीसरे को हम स्थान या क्षेत्र प्रेक्षण के आधार पर मानते हैं, यानी किसी स्थान या क्षेत्र की जानकारी यदि आपके पास अच्छी है तो प्रायः इसका मतलब है कि आपके पास स्थान और क्षेत्र की योग्यता है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो आता है प्रत्यक्ष परक योग्यता आता है। प्रत्यक्ष परक योग्यता यानी प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं को पहचानना, जानना, समझना, वो प्रत्यक्ष परक योग्यता कहलाता है। तीसरा आता है स्मृति योग्यता। मेमोरी के आधार पर पहले कभी आपने कोई सूचना प्राप्त की थी और उस सूचना को दोबारा आप रिपीट कर लें, रिकॉल कर लें, वह आपका क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष परक योग्यता कहलाता है। अगला आता है तार्किक योग्यता। तार्किक योग्यता यानी तर्क वितर्क करने से संबंधित है। रीजनिंग क्षमता यदि आपके पास है, रीजनिंग के सवाल बहुत बढ़िया तरीके से आप कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास कौन सी योग्यता है? आपके पास तार्किक योग्यता है। और ये आपका 7वां है शाब्दिक योग्यता, वर्ड एबिलिटीज, यानी शाब्दिक योग्यता यानी किसी व्यक्ति के शब्द बहुत बढ़िया हो, शाब्दिक योग्यता हो, अपने शब्दों से लोगों को मात खिला देता हो, लोगों को मार देता हो, शाब्दिक बाण छोड़ता हो, इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास शाब्दिक योग्यता है। ठीक है, यानी ये 2 प्रकार की देखी जाती है, एक आगमन योग्यता और एक निगमन योग्यता। आगमन योग्यता यानी उसने आगमन आधार पर एग्जाम्पल देकर किसी बात को समझाना और नियम के आधार पर किसी बात को समझाना। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग रूप में देखी जाती हैं, तो वह व्यक्ति की शाब्दिक योग्यता के रूप में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि थर्स्टन के जो समूह कारक सिद्धांत हैं
जो ग्रुप फैक्टर है, जो कारक विश्लेषण का सिद्धांत है, जो फैक्टर एनालिसिस का सिद्धांत है, उसमें कुल 7 वर्गों में उन्होंने पूरे समूह के बुद्धियों को बांटा था। यानी वह योग्यताएं जो है उसे 7 रूपों में बांटा था। उसमें एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, सबसे पहले वाचिक योग्यता आती है, फिर संख्यात्मक योग्यता आती है, फिर स्थान या क्षेत्र प्रेक्षण योग्यता आती है, फिर प्रत्यक्ष परक योग्यता आती है, फिर स्मृति योग्यता आती है, फिर तार्किक योग्यता आती है और लास्ट में शाब्दिक योग्यता आती है। ठीक है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थियरीज, यानी एक प्रकार से गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत। अक्षर त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत के नाम से भी ये जानता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो है आपका त्रिविमीय सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थियरीज या त्रिआयामी सिद्धांत। गिलफोर्ड ने त्रिविमीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गिलफोर्ड ने यह सिद्धांत थोड़ा बहुत बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। गिलफोर्ड का विचार है कि बुद्धि के सभी तत्वों को निम्नलिखित 3 आयामों में या 3 विमाओं में हम इसको बांट देते हैं। पहले को हम संक्रिया मानते हैं, यानी ऑपरेशन कहते हैं। दूसरे को विषय वस्तु मानते हैं, कंटेंट कहते हैं। तीसरे को उत्पादन मानते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ये 3 विमाएं हो गई। 3 विमा, पहला संक्रिया है, ऑपरेशन है, दूसरा विषय वस्तु है, कंटेंट है, और तीसरा प्रोडक्ट है, उत्पादन है। ठीक है, अब देखिए जो आपकी संक्रिया है वो क्या है। संक्रिया की अगर हम बात कर लें तो ऑपरेशन यानी संक्रिया क्या है। संक्रिया का अर्थ है व्यक्ति द्वारा की जा रही मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप। किसी कार्य को करने में व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं का क्या स्वरूप होता है, या वो जो है संक्रिया के रूप में देखा जाता है। ये संक्रियाएं के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है मूल्यांकन। ठीक, यानी पहले को हम क्या कहते हैं, संक्रिया कितनी होती है, 5 होती है, जिसमें पहला मूल्यांकन होता है। ठीक, मूल्यांकन। दूसरा विषय वस्तु होता है, सॉरी मूल्यांकन है, इसी में दिया हुआ है, हाँ मूल्यांकन है। दूसरा अभिसारी है, पहला मूल्यांकन हो गया, दूसरा अभिसारी चिंतन हो गया, तीसरे को अपसारी चिंतन कहते हैं, चौथे को स्मृति कहते हैं, 5वें को संज्ञान कहते हैं। यानी जो संक्रिया है उसके कुल 5 भाग होते हैं। पहला भाग मूल्यांकन है, इवेल्युएशन है, दूसरा अभिसारी चिंतन है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, तीसरा अपसारी चिंतन है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, चौथा स्मृति मेमोरीज है, और 5वां संज्ञान कॉग्निशन है। ठीक, इस तरह से संक्रिया 5 हुई। ठीक, इसके बाद हम बात विषय वस्तु की कर लें, कंटेंट की कर लें। विषय वस्तु यानी इस बीमा या आयाम का तात्पर्य है कि वह बीमा जिसमें विषय वस्तु या सामग्री निहित होती है। इसे कुल कितने प्रकार से बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आकृति यानी फिगुरल, दूसरा है सांकेतिक सिंबॉलिक, तीसरा है शाब्दिक सिमेंटिक, चौथा है व्यवहारिक बिहेवियरल, और प्राकृतिक यानी एक प्रकार से ये नेचुरल विषय। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक बिहेवियर। ठीक, इसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला हमारा है उत्पादन, प्रोडक्शन से संबंधित। ठीक, प्रोडक्शन यह वह बीमा है जिसमें विषय वस्तु के आधार पर की गई संक्रिया परिणाम प्रोडक्ट निहित होते हैं। इसके 6 भाग होते हैं। 6 भाग कौन कौन से है, इकाई है यानी इकाई है, वर्ग है, संबंध है, पद्धति है, रूपांतरण है, आशय है। ठीक, ये कुल 6 भाग होते हैं। इसको हम बीमा के रूप में भी देख सकते हैं। तो बुद्धि और उसका मापन में देखिए ये चीजें हैं, इसके ये व्यक्ति की बुद्धि और उसका मापन है। ठीक,
ये संक्रिया है, ये संक्रिया है, ये उत्पादन है, और ये जो है विषय वस्तु है, कंटेंट। जो संक्रिया है वो कितनी है, वो 5 है। जो उत्पादन है वो कितनी है, वो हमको लगता है कि 1 2 3 4 5 6 हो गई, और ये 4 हो गई। यानी 5 6 4 5 गुणे 6 गुणे 4 5 36 चौका 120। यानी अब देखिए बुद्धि के कुल कितने कारक हो गए, तो कुल कारक 120 हो गए। ये त्रिविमी सिद्धांत, गिलफोर्ड का त्रिविमी सिद्धांत में कुल कारकों की संख्या कितनी है, 120 है। बुद्धि के कुल 120 कारक होते हैं, जिन्हें 3 यूनिट में बांटा गया है, 3 बीमा में बांटा गया है। ठीक है, 3 बीमाओं में बांटा गया है। प्रत्येक बीमा में, पहले बीमा में 5 आते हैं, दूसरे बीमा में 6 आते हैं, और तीसरे बीमा में 4 आते हैं। पहली बीमा यानी संक्रिया है, ये याद रखने की चीजें हैं। संक्रिया पहली बीमा है जिसमें मूल्यांकन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन है, स्मृति है, और संज्ञान है। उत्पादन छठा है, इसमें 6 आते हैं उत्पादन में इकाई है, वर्ग है, संबंध है, पद्धतियां हैं, रूपांतरण है, और आशय। और विषय वस्तु में कुल 4 होते हैं, आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, और ठीक है। यानी एक प्रकार से ये 4 चीजें इसमें शामिल है, और इसी के आधार पर प्राय जो है व्यक्ति की कुल जो कारक हैं वह उनकी कुल संख्या 120 मानी जाती है। ये 120 कारक किसने स्वीकार किया था, तो 120 कारक गिलफोर्ड महोदय का स्वीकार किया गया। ठीक है, अब 120 कारक है उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। कुल 120 क्यूब्स की संकल्पना किसने की थी, तो गिलफोर्ड ने की थी। ठीक, 120 कारक होते हैं, 120 क्यूब्स होते हैं, छोटे छोटे 120 क्यूब्स होते हैं, और उसके आधार पर जो है बुद्धि का मापन किया जाता है, बुद्धि को समझा जाता है। इसी के कुछ दिनों बाद उन्होंने 120 की जगह कुल 180 क्यूब्स स्वीकार किया था। 180 क्यूब्स माना था, पहले तो 120 क्यूब्स माना था गिलफोर्ड ने, इसके बाद 180 क्यूब्स की बात की। ठीक, इसके बाद वर्णन साहब की पदानुक्रमिक सिद्धांत। देखिए, वर्णन की पदानुक्रमिक सिद्धांत है, यानी वर्णन हायरार्किकल थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन वर्णन ने किया था 1960 में। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे हमफ्रेज हैं, कैटल हैं, ने भी इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में कुछ 5 चित्र हैं, इसके आधार पर इसे समझाया गया है। तो ये देख लेते हैं। देखिए, यानी इन्होंने जो बुद्धि माना था, बुद्धि को एक वंश वृक्ष के रूप में माना था। गाइस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि वर्णन साहब ने बुद्धि को एक पदानुक्रमिक जो सिद्धांत दिया था, वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो था, पदानुक्रमिक मॉडल जो था, उसमें बुद्धि को एक वंश वृक्ष के रूप में स्वीकार किया है। किसके रूप में, यानी वंश वृक्ष, यानी एक प्रकार से वंश वृक्ष स्वीकार किया था। जैसे जी फैक्टर है, ये जी फैक्टर है। जी फैक्टर मुख्यतः 2 रूपों में होता है, एक को वीडी कहते हैं और दूसरे को केएम कहते हैं। जो वीडी होता है वो 3 रूप में होता है। पहले में कुल 4 शाखाएं होती हैं, दूसरे में भी 4 शाखाएं होती हैं, और तीसरे में भी कुल 4 शाखाएं। ठीक है, और केएम जो होता है वह भी 2 प्रकार से होता है, यानी पहले में भी 4 इसमें भी होती हैं, दूसरे में भी 4 होती हैं, और तीसरे में भी 4 होती है। यानी अब देखिए, जो एक तो सामान्य कारक हो गया जी फैक्टर, ठीक, इसके बाद मुख्य कारक उसके 2 हुए, एक वीडी हो गया और एक केएम हो गया। ठीक, और इसके बाद लघु कारक और विशिष्ट कारक 2 होते हैं, लघु कारक और
विशिष्ट कारक 2 होते हैं। अब देखिए, दरअसल ये कहते क्या है, इनका वंश वृक्ष के समान प्रतीत होता है। इसमें सामान्य कारक सबसे ऊपर है, उससे निचले सतह पर विशिष्ट कारक होता है, और इसके बाद विशिष्ट कारक के बाद मुख्य कारक और समूह कारक हैं। यह सभी चारों प्रकार के कारक एक विशेष क्रम या पदानुक्रम में स्थित है, जैसे सबसे ऊपर सामान्य कारक, फिर मुख्य समूह कारक, फिर लघु समूह कारक, फिर सबसे नीचे विशिष्ट कारक। बुद्धि से संबंधित सभी कारकों को 4 पदों में विभाजित करके पदानुक्रम बताया गया है, इसलिए यह सिद्धांत पदानुक्रम का सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए, सामान्य कारक जी फैक्टर सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है, जिसका अर्थ है कि इसकी आवश्यकता सभी कारक यानी कि बौद्धिक कार्यों को करने के लिए होती है। ठीक, वो जी फैक्टर होता है। अब जी फैक्टर को 2 रूपों में बांट दिया गया है। एक शाब्दिक शैक्षिक, जिसको हम वीडी कहते थे, वीडी का मतलब है वर्बल एजुकेशनल फैक्टर। ठीक है, एक वीडी हो गया वर्बल एजुकेशनल फैक्टर, और दूसरा केएम हो गया। केएम का मतलब है मैकेनिकल फैक्टर। ठीक है, केमिकल मैकेनिकल फैक्टर क्या होता है, ये केएम के रूप में होता है। यानी जी फैक्टर को हम 2 शाखाओं में बांट देते हैं। जो जनरल एबिलिटीज है, जनरल कारक है, उसको हम 2 कारकों में बांट देते हैं। एक को वीडी कहते हैं और दूसरे को केएम कहते हैं। वीडी का मतलब वर्बल फैक्टर होता है, यानी वर्बल एजुकेशनल फैक्टर होता है, और केएम का मतलब मैकेनिकल फैक्टर होता है। ठीक, इनको इन कारकों के अनुसार समूह कारक, लघु समूह कारकों में इसको हम बांटते हैं। एक लघु समूह कारक गिलफोर्ड द्वारा वर्णित बहुकारकों के समान होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत अक्सर मिलता है एग्जाम में। लघु कारक सिद्धांत, ये देखिए, जी फैक्टर यानी एक प्रकार से बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत था, उससे सबसे पहले उन्होंने सामान्य कारक माना, फिर इसको 2 भागों में बांट दिया। एक को वीडी मान लिया। वीडी का मतलब होता है एक वर्बल फैक्टर हो गया और एक मैकेनिकल फैक्टर। ठीक है, एक मैकेनिकल फैक्टर हो गया और एक वर्बल फैक्टर हो गया। फिर वर्बल फैक्टर को लघु समूह में बांट दिया है। लघु समूह में 3 है। ठीक है, और केएम को भी लघु समूह में बांट दिया, इसके भी 3 फैक्टर है। ठीक, अब लघु समूह के 4 विशिष्ट समूह का निर्धारण करते हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है इन्होंने अपना ये फैक्टर दिया था, यानी वर्णन का पदानुक्रमिक सिद्धांत के रूप में देखा गया। इसके बाद हम बात कर लें कैटल का तरल व ठोस बुद्धि। थोड़ी सी वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आज हम बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत को भी स्पष्ट रूप से जान ही लेंगे। ठीक है, तो कैटल का ये आपका तरल और ठोस बुद्धि, ये भी अक्सर एग्जाम में मिल जाता है। कैटल का तरल और ठोस बुद्धि, तरल और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, तो कैटल साहब है। 1987 में और 1963 में इन्होंने, ये सबसे पहले 63 में दिया था, लेकिन संशोधन रूप जो है 1987 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 2 महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, जिनमें एक अवयव को कैटल ने तरल बुद्धि मानी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस माना है, और दूसरे अवयव को ठोस बुद्धि यानी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का। एक को फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि कहा है, और दूसरे को क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी ठोस बुद्धि का। तो तरल बुद्धि के द्वारा वर्णित तरल बुद्धि स्पीयरमैन के सामान्य कारक के समान है। कैटल का मानना है कि तरल बुद्धि का निर्धारण वंशानुगत कारक यानी जेनेटिक फैक्टर के द्वारा होता है। तरल बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति वस्तुओं के बीच संबंध बोध प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक, और ठोस बुद्धि की अगर हम बात कर लें तो ठोस बुद्धि, इस बुद्धि में अर्जित ज्ञान और तथ्यात्मक ज्ञान निहित होता है। तरल बुद्धि का उपयोग करके व्यक्ति ने जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को अथवा उन क्षमताओं को कैटल ने ठोस बुद्धि माना है। ठीक, तो इस तरह से जो है तरल और ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कौन है, कैटल साहब है। ठीक, अब अगला है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। गार्डनर ने 1983 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनके अनुसार बुद्धि का स्वरूप बहुकारकी है। अब के अनुसार बुद्धि में 7 तरह की क्षमताएं या कारक होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, मिलता है एग्जाम में।
7 प्रकार की बुद्धि में प्रत्येक प्रकार की बुद्धि आपस में एक दूसरे से स्वतंत्र होती है और प्रत्येक प्रकार की बुद्धि में संचालन के लिए मस्तिष्क में नियम अलग अलग होते हैं। गार्डनर द्वारा वर्णित 7 प्रकार की बुद्धि को निम्न रूप में हम देख सकते हैं, जो इनका ये गाइस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी आप मान सकते हैं। इस तरह के जो 7 प्रकार की बुद्धि, गार्डनर साहब ने 7 प्रकार की जो बुद्धि को स्वीकार किया है, जिसमें भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि आती है, स्थानिक बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि है और सांगीतिक बुद्धि है। संगीत के आधार पर व्यक्तिगत आत्मबुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, यानी कुल 7 प्रकार की बुद्धि, यानी 7 बुद्धि के प्रकार बताए हैं गार्डनर साहब ने। गार्डनर के, जिसको हम बहुबुद्धि का सिद्धांत मानते हैं, उस बहुबुद्धि के सिद्धांत में 7 कारक होते हैं, जिसमें भाषाई बुद्धि सबसे प्रमुख होता है। व्यक्ति के पास भाषिक क्षमता होती है तो वो भाषाई बुद्धि कहलाती है। तार्किक बुद्धि यानी रीजनिंग क्षमता उसके पास है। स्थानिक बुद्धि स्थान विशेष से संबंधित होता है। शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। सांगीतिक बुद्धि होती है, यानी संगीत गीत वगैरह के संबंध में यदि। और व्यक्तिगत आत्मबुद्धि होती है, पर्सनल सेल्फ, अपने बारे में जानना और व्यक्तिगत अन्य दूसरों के बारे में जानना। ये कुल 7 प्रकार की बुद्धियां होती हैं गार्डनर साहब। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी देखिए पियाजे ने जो बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, इनके बीच बुद्धि के सिद्धांत मिलते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं एग्जाम में। तो इन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, प्राय उसी के आधार पर इन्होंने बुद्धि को 4 वर्गों में बांट दिया था। तो वही उसके 4 वर्ग मिलेंगे आपको, यानी संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था है, मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था है और औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। यानी वही चीजें हैं। सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। ठीक है, ये 4 प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत के रूप में देखे जाते हैं। ठीक, तो ये चीजें जो है प्राय संज्ञानात्मक विकास के आधार पर हैं। आप संज्ञानात्मक विकास इनका पढ़े ही है। उसी संज्ञानात्मक विकास के आधार पर भी ये इन्होंने बुद्धि को स्वीकार किया था कि व्यक्ति के पास बुद्धि की प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, दरअसल ये जो बुद्धि को हमने देखा, बुद्धि के प्रकार सिद्धांत को देखा, इसके बाद एक और चीज मिलता है, बुद्धि परीक्षण। ठीक, तो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लें कि बुद्धि परीक्षण क्या है। बुद्धि परीक्षण को अगर कहीं एग्जाम में मिल जाए कि बुद्धि परीक्षण कैसे किया जाए, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग देखिए, हम बात करना चाह रहे हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक, इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण। ठीक, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिल जाते हैं बुद्धि परीक्षण। तो आपको तो ये मैंने पहले भी बता दिया था कि सर्वप्रथम बेने साइमन ने बुद्धि का परीक्षण किया था 1905 में। इसके बाद आप बात कर लीजिए, भारत में अगर हम बात करें तो C.H. राइस ने बुद्धि परीक्षण भारत में किया था, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल 1922 में। ठीक है, तो इसे हम 2 रूपों में बांटते हैं। ठीक, 2 रूपों में क्या बांटते हैं? पहले को प्रशासन या क्रियान्वयन के आधार पर, दूसरे को हम क्या मान लेते हैं? पदों के आधार पर। ठीक, अब देखिए
इसको अगर हम देखें कि ये दो रूप में होता है। पहले को हम मान लें वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगर हम इसकी बात कर लें तो ये पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और चौथा है अभाषायी बुद्धि परीक्षण। ठीक है, यानी ये बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार हैं। पहले प्रकार को क्रियान्वयन के आधार पर, भाषा प्रशासन या क्रियान्वयन के आधार पर, जो दो प्रकार के होते हैं वैयक्तिक और सामूहिक। दूसरा जो आता है पदों के आधार पर, पदों या प्रश्नों के आधार पर, शाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक और आभाषाई। ठीक, अब देखिए इस आधार पर देखिए तो सबसे पहले हम बात कर लें वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण आप नोट करते जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिल जाएंगी अक्सर एग्जाम वगैरह में। ठीक, तो ये इसमें सबसे पहले विनय साइमन बुद्धि परीक्षण किसका है? ये विनय साइमन का है। विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण है। दूसरा आ जाएगा आपका स्टैनफोर्ड विनय स्केल। स्टैनफोर्ड विनय स्केल यानी स्टैनफोर्ड का, सिरिल बर्ट का है, ये सिरिल बर्ट का है स्टैनफोर्ड विनय स्केल। और तीसरा आता है वैशलर बुद्धि परीक्षण। वैशलर बुद्धि परीक्षण यानी डेविड वैशलर का है ये। ठीक है, ये जो है ये क्या है? ये शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लें अगला परीक्षण का, वैयक्तिक में ही। पहला है पोर्टियस भूलैया परीक्षण। ठीक है, ये किसका है? पोर्टियस का है। ठीक, दूसरा हम बात कर लें भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। किसका है? चंद्रमोहन भाटिया का। चंद्रमोहन भाटिया का है। ठीक, तीसरा हम बात कर लें आकार फलक परीक्षण। आकार फलक है सेगुइन या गोडार्ड का। और मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण। ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण मैरिल पामर का है। मैरिल पामर का है। ठीक, तो ये क्या है? ये अशाब्दिक है। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण विनय साइमन का बुद्धि परीक्षण है, विनय साइमन ने किया था। स्टैनफोर्ड विनय स्केल है, सिरिल बर्ट ने किया था। वैशलर बुद्धि परीक्षण है, डेविड वैशलर ने किया था। अशाब्दिक की बात करें तो पोर्टियस भूलभुलैया है, पोर्टियस ने किया था। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण है, चंद्रमोहन भाटिया ने किया था। आकार फलक परीक्षण है, सेगुइन और गोडार्ड ने किया था। मैरिल पामर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण है, मैरिल पामर की। ठीक है, आगे चले देखिए अगला हम बात कर लें सामूहिक।
तो व्यक्तिगत हो गया था, अब हम सामूहिक की बात कर लें। तो सामूहिक में सबसे पहले आर्मी अल्फा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आर्थर एस ओटिस इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप याद रखिएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण है। फिर दूसरा है सोहन लाल बुद्धि परीक्षण। सोहन लाल बुद्धि परीक्षण, ये डॉक्टर सोहन लाल का है, डॉक्टर सोहन लाल का है। ठीक। तीसरा है टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण। टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण, टर्मन का है ये, टर्मन का है। ठीक है, ये क्या है? ये आपके सामूहिक शाब्दिक है। ठीक। अब अशाब्दिक की हम बात कर लें। अशाब्दिक की बात कर लें, इसमें पहला है आर्मी बीटा। आर्मी बीटा परीक्षण आर्थर एस ओटिस का है। ठीक है। दूसरा है पिगन अशाब्दिक, पिगन अशाब्दिक परीक्षण, ये पिगन का है। तीसरा है गुड एनफ, तीसरा गुड एनफ मुख्य कर्षण, मनुष्य कर्षण। मनुष्य कर्षण परीक्षण, ये किसका है? गुड एनफ का है। ठीक। और इसके बाद रेवन, चौथा है रेवन प्रोग्रेसिव रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, मैट्रिक्स परीक्षण, ये किसका है? जेसी रेवन का है, जेसी रेवन का है। ठीक। और पांचवा है कैटल संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण किसका है? कैटल का है। ठीक, कैटल का। ठीक। इसके अलावा अलेक्जेंडर पार्सेलान परीक्षण है, भाटिया का है। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट भाटिया का है। चित्र रचना भाटिया का है। आकृति फलक शेगुइन का है। और भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस का है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये परीक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर एग्जाम वगैरह में मिलता है। ये परीक्षण किसका है? तो अमूमन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये परीक्षण आप जो है याद कर लीजिए, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा गाइस। ठीक, आज यहीं तक, फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।